नीलकंठ पक्षी की 8 ज्ञानवर्धक बातें जो भी लोग सुन लेते हैं कभी गरीब नहीं रहते। नमस्कार मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है, जिसमें हम आपको आज ऐसी 8 ज्ञान की बातें बताएंगे कि उन 8 बातों के लिए जो भी मनुष्य यदि ध्यान से सुन लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है तो वह कभी अपनी जिंदगी में गरीब नहीं रहता। यदि गरीब भी होता है तो भी धीरे धीरे फिर अमीर बन जाता है। तो दोस्तों, वह 8 ज्ञान की बातें कौन सी हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं? आइए हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक ही सुनना और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहना। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक नीलकंठ का जोड़ा रहता था। नीलकंठ की जो पत्नी थी वह बहुत ही अपने पति नीलकंठ से प्रेम करती थी, अपार प्रेम करती थी। एक वृक्ष पर ये लोग बैठे हुए थे, रात का समय था। तो नीलकंठ की जो पत्नी थी वह डाली पर बैठी हुई बड़ी उथल पुथल कर रही थी। नीलकंठ पूछता है कि हे प्रिय, क्या बात है? आज इतनी रात्रि व्यतीत हो गई और आपको फिर भी नींद नहीं आ रही है, बात क्या है? क्या परेशानी है? तब नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, आज हमारा मन जो है बहुत ही बेचैन हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। कुछ ऐसा करिए ना जिससे हमें नींद आ जाए। दोस्तों, वह जो नीलकंठ की पत्नी थी वह बहुत ही तर्क वितर्क करने वाली थी। कुछ ना कुछ वह अपने पति नीलकंठ से अवश्य पूछती रहती थी, क्योंकि वह हमेशा कुछ ना कुछ सुनना चाहती थी। ऐसे स्वभाव वाली वह नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, कुछ ऐसा करो कि ताकि हमें नींद आ जाए। नीलकंठ कहता है तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? आप ही बताइए, वही हम काम करूंगा जिससे आपको निद्रा आ जाए। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, आप कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिस कहानी के सुनने से हमारा जो मन है ना वो शांत हो जाए और हमें निद्रा आ जाए, बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। नीलकंठ कहता है कि हे भद्रे, जब ऐसी बात है तो आइए हम तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसके सुनने से आपको निद्रा अवश्य ही आ जाएगी। ये कहानी जो है एक अमीर बहन और गरीब भाई की है। आज की कहानी सुनकर के तुम्हें यह पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन भाई को रिश्ता अपना कैसे निभाना चाहिए। और साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कहानी से जानने के लिए मिलेगा आखिर मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है और किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है, गरीबी आने का कारण क्या होता है। आखिर ऐसे मनुष्य के कौन से कर्म होते हैं जिनके करने से मनुष्य जो है गरीबी के चुंगल में फंस जाता है। ऐसे ही कई एक सवालों के जवाब तुम्हें आज इस कहानी के माध्यम से जानने के लिए मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और आपको जीवन में प्रेरणा देने वाली है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें 8 ज्ञान की बातें पता चलने वाली हैं। इन बातों को सुनकर के कोई भी लोग अपनी गरीबी के लिए बड़े आसानी के साथ में दूर कर सकते हैं। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद अर्थात मोटिवेशनल है। नीलकंठ कहता है, इसलिए प्रिय, आज की कहानी के लिए तुम बड़े ध्यान से मन लगा करके सुनना। नीलकंठ की पत्नी बोली, पिया जी, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी के लिए जल्दी से प्रारंभ करो। मैं पूर्ण श्रद्धा के भाव से आज की कहानी बड़े प्रेम से सुनूंगी और इस कहानी में बताई हुई 8 बातों पर मैं जरूर अमल करूंगी और ध्यान भी दूंगी। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए कहानी सुनाने में लग जाता है। नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें जन्म लेती हैं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र भी होता है और दूसरी संतान जो होती है वह पुत्री होती है। किसान अपने पुत्र का नाम मोहित रख देता है और पुत्री का नाम राधा रख देता है। इधर धीरे धीरे मोहित और राधा बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे करके जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो जाती है तो किसान के लिए अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है।
एक दिन वह किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहां पहुंच करके एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह किसान अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से राधा अपने पिता के यहां से विदा होकर के अपने ससुराल के लिए चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद में वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरे अपने घर द्वार की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह भी कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपने बहू बेटों के साथ में रह करके आराम से व्यतीत करूंगा। इतनी कहानी सुनाने के बाद में नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ईश्वर की लीला जो है वह बड़ी ही निराली है। परमात्मा न जाने कब किसके लिए अमीर बना दे और कब किसके लिए गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। उस अमीर किसान के साथ भी दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है। एक दिन में किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत के लिए देखता है, तो अपने पिता की ऐसी हालत को देख करके वह बेटा जो है ना बहुत ही ज्यादा दुखी अर्थात हताश निराश हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टर यानी वैद्य हकीम के पास इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर के आता है। इस प्रकार से अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है मित्रों। लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में किसी भी प्रकार कोई फायदा नहीं पहुंचाती है, तो एक दिन वह किसान अपने बेटा के लिए अपने पास में बुलाता है और अपने बेटा मोहित को समझाते हुए कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई समस्या मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए, जब उसका मौके पर कोई भी निवारण ना मिल सके, तो फिर ऐसे समय में उस समस्या के लिए ईश्वर के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे तो इस संसार को छोड़ करके जाना ही है। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपना विवाह करके अपने घर गृहस्थी के लिए तुम आगे के लिए बढ़ाओ। अपने पिता के मुख से इन बातों को दोस्तों सुनकर मोहित जो था एकदम से चुप हो जाता है। आखिर वो बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर मोहित कहता है कि हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा करिए। उसके बाद में वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर दोस्तों, पिता की मृत्यु के बाद मोहित अपने पिता की पूरी रीत और रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। मोहित का घर द्वार और खेत कल्याण तो पिता की बीमारी में, पिता के इलाज में पहले ही बिक चुके थे और जो कुछ भी जमा पूंजी बच जाती है वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से मोहित एकदम दीनहीन और बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब मोहित एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बना करके रहने लग जाता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालने लग जाता है। उधर मोहित की बहन राधा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। वो मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर द्वार बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरी ससुराल आता है तो उसे देख करके मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगे, मजाक बनाएंगे कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस कारण से राधा अपने सगे भाई से दोस्तों रिश्ता तोड़ देती है। ना तो राधा अपने भाई के लिए अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर पर वो जाती है। राधा के भाई इधर मोहित को भी अच्छे तरीका से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है, इसलिए मोहित भी अपनी बहन की ससुराल कभी नहीं जाता है। इस तरीका से दोस्तों राधा तो बड़े ऐसो आराम के साथ में अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजारती है। इधर नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए आगे की कहानी सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो कुछ साल गुजरने के बाद में एक दिन मोहित की बहन राधा के लड़के की शादी तय हो जाती है। लेकिन
मोहित की बहन राधा जो थी अपने भाई के लिए किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं देती है। दर्शक भाई, जब इस बात का पता रोहित के लिए चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर के मोहित बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर के अपनी पत्नी सुशीला के लिए बताता है कि मेरे बहन के लड़के की शादी है और हम सभी के लिए राधा की ससुराल चलना होगा। मोहित की पत्नी के लिए इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह भी इस बात को सुनकर के प्रसन्न हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने ही सही कम से कम अपनी ननद से जाकर के मिलाऊंगी। फिर सुशीला अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भांजे की शादी है, मैं तुम्हारे साथ में जरूर ही चलूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? अपनी पत्नी की बातों को सुनकर के मोहित बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर मोहित अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, मुझे भी यह खबर किसी दूसरे के मुंह से पता चली है कि हमारे भांजे की शादी है, नहीं निमंत्रण आ पाया होगा, कोई बात नहीं। दोस्तों, शीला अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, वह बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद की ससुराल जाना मुझे यह सब उचित नहीं लगता है और आपके लिए भी वहां नहीं जाना चाहिए। तब मोहित अपनी पत्नी के लिए समझाता है कि हे प्रिय, राधा की ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर यह भी हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भेजा हो, लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंच पाया हो। इसलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो। प्रिय दोस्तों, अपने पिया की इन बातों को सुनकर के सुशीला कहने लगती है कि हे पिया जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगा। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के मोहित कहता है, ठीक है सुशीला, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहना, मैं अकेला ही अपनी बहन की ससुराल में चला जाता हूं। यदि ऐसे में भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन के लिए बात बात पर ताना मारेंगे और कहेंगे कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई अपनी इकलौती बहन के बेटे की शादी में भी नहीं आया। और ये कहकर के मोहित जो था घर से बाहर चला जाता है। नीलकंठ आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहता है कि हे भद्रे, मोहित जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब था और निर्धन भी था, किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन राधा और अपनी भांजी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। इधर पैदल चलते चलते मोहित के लिए सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर के वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर के अपनी बहन के आने का इंतजार करने लगता है। तभी राधा की जेठानी की नजर मोहित पर पड़ जाती है और वह मोहित के लिए पहचान लेती है। मोहित को देखने के बाद राधा की जेठानी जाकर के राधा के लिए बताती है कि हे राधा, आज तेरा भाई आया है और तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ तेरा इंतजार कर रहा है। जब राधा अपनी जेठानी के मुख से इन बातों के लिए सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे दीदी, यदि तुमने मेरे भाई के लिए देखा है तो मुझे बताओ, मेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालत में आया हुआ है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो उसी समय पर राधा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई जो है ना, फटे पुराने वस्त्र पहन करके तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है और दरवाजे पर खड़ा हुआ तुम्हारा आने का इंतजार बेसब्री से कर रहा है। ये सुनकर के दोस्तों, राधा गुस्से से भर आती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास में पहुंच जाती है। और इधर मोहित जब अपनी राधा बहना के लिए अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल जाता है। अपनी बहन को देख करके मोहित की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद में राधा अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर के पूछने लगती है कि हे भैया, तुम्हारे पास आकर किसने न्योता भेजा था? तब मोहित कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई के लिए बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी के मुंह से मुझे पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी और बेटा के लिए नए कपड़े लेकर के आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के राधा कहने लगती है कि हे भैया,
तुम्हें इस तरीका से बेशरम की तरह मेरे घर पर नहीं आना था। तुम इस तरीका से फटे पुराने कपड़े पहन करके मेरे घर तक चले आए। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल तो तुम्हें रखना चाहिए था। कम से कम अगर मेरी मान और इज्जत का तो ख्याल रखते। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। राधा के मुख से दोस्तों ऐसे कटु वचन सुनकर के उस मजबूर भाई मोहित का कलेजा जो था वो छलनी हो जाता है। तब मोहित अपनी बहन के कदमों में गिर करके माफी मांगने लगता है और कहता है कि ये बहन तुम मुझे आज क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आज तुम्हारी इतनी बदनामी होगी। यदि मुझे ये बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत होगी, इतनी हताश निराश हो जाओगी, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कदाप नहीं आता। हे बहना, मैं तो ये सोच करके आया था कि मेरी भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन के लिए मेरी बहन की देवरानी जेठानी ताने मारेंगी। मोहित की जब बातों को सुन करके दोस्तों राधा का गुस्सा जो था थोड़ा सा शांत होता है और राधा रोहित से कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोल करके सुन लो। जब तक मेरी बेटी की शादी ना हो जाए तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल कर भी तुम इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना। जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इसी कमरे में लेकर के आ जाऊंगा, तो भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर के लिए चले जाना। तब दोस्तों मोहित कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारी ससुराल से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, लेकिन बहना तुम इन कपड़ों के लिए तो रख लो जिन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। तब राधा अपने भाई से कपड़े लेकर के कमरे में बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी जो है वो बंद कर जाती है। मोहित उस अंधेरे कमरे में बैठकर बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। साथियों, इतनी कहानी सुना करके नीलकंठ चुप हो जाता है। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पियाजी, बड़ी ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ ना, इस कहानी में आगे क्या होता है। तब नीलकंठ कहानी के लिए आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि हे प्रिय, इधर तो मोहित जो था उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था, अपनी बहना के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि आज मेरी बहना मुझे भोजन लेकर के लौट कर वापस आती होगी, आज तो मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए मिलेगा। उधर वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता कि मेरी माँ का जियाया भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है, मैं लौटने का इंतजार कर रहा होगा। दर्शक भाई, इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से मोहित छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब रोहित अपनी बहन के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज के लिए और कोई नहीं सुनता है। इस तरीका से मोहित के लिए उस अंधेरे कमरे में पड़े हुए दर्शक बंधु एक नहीं 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं। इधर मोहित के लिए अपनी बीवी और बच्चों की बड़ी याद सताने लगती है। मोहित सोचता है, यदि कोई इधर नहीं आया तो मैं बंद इसी कमरे में ही मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी और बच्चों का भला क्या होगा, मेरे ना होने पर कैसे मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा। प्रिय दर्शकों, मोहित जो था ये सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से राधा की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरती है। तब मोहित के कानों में राधा की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है। तो मोहित अपनी पूरी ताकत लगा करके उस कमरे के दरवाजे के लिए पीटने लगता है। जब राधा की जेठानी के कानों में उस दरवाजा खटखटाने की आवाज पहुंचती है तो वे दरवाजे के लिए खोल करके देखती है और मोहित से पूछने लगती है कि अरे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था। तब मोहित इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। जब राधा की जेठानी दोबारा मोहित से पूछती है तो मोहित ये बात छुपा लेता है कि मेरी बहन राधा ने ही मुझे इस कमरे में बंद किया था। उसकी जगह पर झूठ मूठ का कह देता है और कहता है, मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से इस दरवाजे की कुंडी लगा दी है और मैं इस कमरे में बंद होकर के अकेला छटपटा रहा था। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे तो प्राण पखेरु हो जाते। और इतना कहने के बाद में प्रिय दर्शकों, मोहित घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और इधर अपने घर की सीध लगा लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा मोहित अपने घर के लिए चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है और चलते चलते मोहित के लिए चक्कर आने लगते हैं। दर्शक बंधु, जैसे ही मोहित का सिर चकराता है और वह उसी समय पर जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी मां आ जाती है और वह बूढ़ी मां मोहित के गिरने से पहले ही मोहित के लिए संभाल लेती है। प्रिय दर्शकों,
जब कुछ घंटे बाद मोहित के लिए पुनः दोबारा होश आता है तो मोहित अपने के लिए क्या देखता है, वह एक बूढ़ी माँ की गोदी में लेटा होता है और बूढ़ी माँ एक बेजना यानी पंखा लेकर के और उस पर हवा कर रही होती है। होश आने के पश्चात मोहित जो है खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी माँ के लिए प्रणाम करता है और कहता है कि हे माँ, आप भला कौन हैं। दर्शक भाई, इतनी कहानी सुनाने के बाद में नीलकंठ थोड़ा सा विश्राम लेता है और विश्राम करने के बाद में नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए इससे बची हुई आगे की कहानी सुनाने लग जाता है। नीलकंठ आगे कहता है कि सुनो प्रिय, कि जिस बूढ़ी माँ की गोद में वो बेचारा मोहित लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ एक देवी माँ होती हैं और मोहित की पत्नी सुशीला जो रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी ना, और पूर्ण तरीका से श्रद्धा भाव से देवी माँ की सुशीला भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब रोहित चक्कर खाकर गिरने वाला होता है तो उसी समय पर तत्काल देवी माँ एक बूढ़ी माँ का रूप धारण करके प्रकट हो जाती है और मोहित को जमीन पर गिरने से बचा लेती है और मोहित का सिर अपनी गोद में रख करके उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब मोहित के लिए होश आया तो मोहित जो था देवी माँ के लिए प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसी समय पर वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा तुम भला कहां से आ रहे हो और इधर तुम कहां के लिए जा रहे हो। तब मोहित बताता है, माँ मेरी भांजी की शादी थी और इसी वजह से मैं अपनी बहन के ससुराल गया था। अब मैं लौट कर वहीं से आ रहा हूँ और इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तब बूढ़ी माँ मोहित से कहती है कि बेटा यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब मोहित कहता है, पूछो मैया, क्या पूछना है। तब बूढ़ी माँ पूछती है, हे बेटा यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने बताया है कि वहां पर शादी थी, तो फिर तुम लौट करके खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा? बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुन करके प्रिय दोस्तों मोहित की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और मोहित उसके बाद में उस बूढ़ी माँ अर्थात देवी माँ से कहता है कि हे मैया, अब भला आपसे क्या छुपाना, आपने तो मेरे प्राणों की रक्षा की है। तब मोहित उस बूढ़ी माता के लिए अपनी पूरी घटना बता देता है जो उसके साथ में हुई थी। इस प्रकार मोहित के मुंह से पूरी घटना के सुनने के बाद में वह बूढ़ी माता कहती हैं कि हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत करो, जो हुआ उसे तुम भूल जाओ और तुम मेरे साथ चलो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के भांत भांत के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चल करके बेटा अपना पेट भर लो, क्योंकि बेटा तुमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और तुम्हारा जब पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़ लेना। और जब तुम्हारे बीवी बच्चे जब भी तुमसे पूछें कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा तुम्हें अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और इससे तुम्हारा मान सम्मान मान प्रतिष्ठा भी बचे रहेगी। प्रिय दर्शकों, मोहित इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की इन बातों के लिए सुनता है तो उस बूढ़ी माँ की बात मान करके मोहित बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है, क्योंकि बंधु उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब मोहित वृक्षों से फल तोड़ करके खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके अपने थैले में रख लेता है। ये सब करने के बाद में मोहित उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेने के बाद में अपने घर के लिए चलने लगता है। तब वह बूढ़ी माँ मोहित से कहती है कि पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों के लिए सुनते जाओ। ये 8 बातें बेटा तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली हैं। इस प्रकार से बूढ़ी माँ उस मोहित के लिए 8 बातें बताती है और उन 8 बातों को सुनकर मोहित अपने घर के लिए चल देता है। और जब मोहित फलों से भरा हुआ उस थैले को लेकर के अपने घर पहुंचता है तो मोहित के छोटे छोटे बच्चे और मोहित की पत्नी मोहित के पास में आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। ये सुनकर के मोहित अपने हाथों का थैला अपनी घरवाली के लिए थमा देता है और थैला देने के बाद में मोहित घर से बाहर निकल जाता है। उधर मोहित के जाने के बाद में मोहित की पत्नी जब उस थैला को खोल करके देखती है तो थैला के अंदर का नजारा देख करके वह एकदम से हैरान हो जाती है। सुशीला उस थैला में देखती है कि वो थैला जो है पूरा भरा हुआ है, जिसमें सोने चांदी के फल भरे हुए हैं। जब मोहित की पत्नी अनार के लिए फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलने लगते हैं। जब आम के लिए काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठलियां निकलने लगती हैं। ये देख करके मोहित की पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़ करके अपने पति के पास में पहुंच जाती है और अपने पति के पास पहुंच करके अपने पति से कहती है
कि तुम तो शादी में गए थे, आखिर तुम लेकर के क्या आए हो। तो मोहित अपनी पत्नी की बातों को सुनकर के सोचने लगता है कि मेरी घरवाली के लिए शायद फल पसंद नहीं आए हैं, इसलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़े लेकर के आना चाहिए था। तब मोहित अपनी घरवाली से कहता है कि हे प्रिय, बहना ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने ला करके तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसके लिए ही बच्चों के लिए बराबर बराबर बांट करके उन्हें दे दो। तब सुशीला कहती है कि पहले तो तुम अपने घर पर चल करके अंदर तो देखो तो सही कि तुम्हारी बहना ने हमारे लिए आखिर भेजा क्या है। ये कहकर के सुशीला अपने पति को पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और अपने पति से कहती है कि हे पियाजी, जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए भला क्या भेजा है। थैला के लिए पलट देती है। थैला पलटते ही थैले के अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलने लगते हैं। सुशीला कहती है कि हे पियाजी, आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग ही बदल दिया। उन्होंने फलों से छुपा करके हीरे मोती मेरे पास भेजे हैं। जब ये नजारा मोहित देखता है, वह समझ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई साधारण माँ नहीं थी, साधारण महिला नहीं थी, वह बूढ़ी माँ एक कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में मोहित अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माँ के लिए मोहित धन्यवाद देता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी सुनाने के बाद में आगे की कहानी बताता हुआ वह नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से मोहित के लिए जब बहुत सा धन मिल जाता है तो मोहित पहले की तरह फिर से अमीर हो जाता है। कुछ समय बाद मोहित अपने बीवी बच्चों के लिए एक अच्छे से अच्छा आलीशान महल का निर्माण करवाता है और बड़े ही शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी मोहित का ऐसा वैभव देख करके मान सम्मान देने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब मोहित का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तब एक दिन मोहित की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और ननद के लिए तुम यहाँ पर बुला करके ले आओ। इसी बहाने वह अपने पीहर घूम जाएगी और इसी बहाने में भी मैं अपनी ननद से मिल लूंगी। मोहित जब अपनी पत्नी की ऐसी बातों के लिए सुनता है तो मोहित अपनी पत्नी के कहने पर फिर से अपनी बहन की ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन की ससुराल में पहुंच जाता है। फिर से एक बार मोहित अपने बहन के उसी दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। तभी उसी समय पर राधा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख करके दौड़ी दौड़ी राधा के पास में जाती है और राधा से कहती है कि हे राधा, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर के तब राधा कहने लगती है कि बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं है, मेरा कोई भी भाई नहीं है। दर्शक भाई, राधा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि राधा इस बार भी अपने भाई के लिए भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि हे राधा, तुम्हारा भाई आज भिखारी की तरह नहीं आया है बल्कि वो राजा और महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी देश का राजा या महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4-4 सैनिक लगे हुए हैं और तुम्हारे दरवाजे पर रथ गाड़ी खड़ी हुई है। भला एक बार जाकर के तुम देखो तो सही राधा। प्रिय दोस्तों, जब अपनी जेठानी के मुख से इन बातों के लिए सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई के लिए दरवाजे से बाहर निकल करके जब आती है और जैसे ही राधा ने अपने भाई के उस रूप को निहारा तो अपने भाई के ठाट बाट को देख करके राधा एकदम से चकित रह जाती है और सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, पहनने के लिए सही तरीका से इसके पास में वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से आकर इसका भाग्य कैसे बदल गया। उसके बाद में मोहित की बहना राधा आरती का थाल सजाती है और अपने भाई की आरती उतारने लगती है और उसके बाद में राधा अपने भाई के लिए बड़े आदर पूर्वक अपने घर में ले जाती है और अपने भाई से कहती है कि भैया, मुझे तुम क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट अर्थात परेशानी उठानी पड़ी। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर के मोहित कहने लगता है कि बहना, कोई बात नहीं है, उस समय पर हमारे दिन कुछ ऐसे थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें तो बहुत पहले ही क्षमा कर दिया है। बहन, अब तुम इन बातों के लिए छोड़ो और मेरे साथ चलने के लिए तैयारी करो। हे बहन राधा, मैं तुम्हें आज बुलाने के लिए आया हूं, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर चलना ही होगा। तुम्हारी भाभी ने मुझे बुलाने के लिए तुम्हारे पास में यहाँ भेजा है।
ये सुनकर के प्रिय दोस्तों राधा खुशी खुशी अपने भाई के घर चलने के लिए तैयारी करने लगती है और तैयार होकर के राधा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीका से जब मोहित की बहना राधा अपने पीहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देख करके एकदम से दंग रह जाती है। इधर राधा देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेकों प्रकार के नौकर चाकर लगे हुए हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। राधा अपने भाई की ऐसी शान शौकत को देख करके मोहित की बहन जो राधा थी वो एकदम हैरान हो गई और उधर मोहित की घरवाली जो थी वह राधा की यानी अपनी ननद की बहुत ज्यादा सेवा करती है और स्वागत भी करती है। सारे दिन अपने पलकों पर ही बिठा करके रखती है क्योंकि उसे तो यही मालूम था ये मेरी ननद की ही मेहरबानी है जो आज हम राजा महाराजाओं जैसी रह रही हूं। क्योंकि मित्रों मोहित कभी कभी अपनी पत्नी के लिए अपने आगे बढ़ने की सच्चाई ही नहीं बताई थी कि बल्कि ये सब राधा की वजह से नहीं बूढ़ी माँ की आशीर्वाद से हुआ है। क्योंकि मित्रों मोहित की पत्नी सुशीला इस बात से अवगत नहीं थी, वह अनजान थी। ये सोच करके सुशीला अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद में जब मोहित की बहन राधा ससुराल जाने का समय निश्चित हो जाता है तो मोहित की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि पिया जी कल तुम्हारी बहन अभी ससुराल के लिए चली जाएगी, इसलिए तुम बाजार के लिए जाओ और बाजार जाकर के अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर के आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर के मोहित घर से बाहर चला जाता है और मोहित एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची की दुकान पर पहुंच करके मोची से कहता है कि हे भाई मोची मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना दो। मोची कहता है ठीक है सेठ जी, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा लेकिन उसके बनवाने की कीमत बहुत लगेगी। तब मोहित कहता है मोची भाई मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा लेकिन ऐसी जूतियां बनाओ उन जूतियों के लिए जब भी मेरी बहना पहने और उन्हें पहन करके जब भी वो चले तो वो जूतियां बार बार इन 8 बातों के लिए बोलें। उसके बाद में मोची के लिए वह मोहित 8 ज्ञान की बातें बताता है जो बातें बूढ़ी माँ ने मोहित के लिए चलते समय पर बताई थी। मोहित मोची से कहता है कि मोची भाई अब वो 8 ज्ञान की बातें तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं। इस प्रकार से हैं। मोहित बारी बारी से वह 8 ज्ञान की बातें बताने लगता है। मोहित पहली बात बताता है कि बात ज्ञान की है कही मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात समय भरोसे बैठा रहता सदैव गरीब, बिना कर्म के बदले नहीं उसका कभी नसीब। आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे कहे स्वयं को दे। चौथी बात नहीं गरीब से बड़ा है कोई अब श्राप, हासिल करके ज्ञान ही करो दूर अब पाप। दो समय को दो नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। छठी बात कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता वह मानव रहे गरीब। सातवीं बात अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी बार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। और 8वीं सबसे आखिरी बात बताते हुए मोहित कहता है कि हे मोची भाई मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो वे जूतियां बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर मोहित मोची से कहता है कि हे मोची भाई ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बनवानी हैं। तुम ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूतियां मेरी बहन के लिए आज बना करके दे दो। जब ये 8 बातें वो जूतियां बोलेंगी और जब मेरी बहन इन 8 बातों के लिए सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। तब नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से मोहित उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को ला करके अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप में दे देता है। सोने चांदी की जूतियां को पाकर के राधा का चेहरा एकदम से खिल जाता है। उसके बाद में राधा अपने भाई से विदा लेकर के अपनी ससुराल के लिए चली जाती है। इधर राधा जब अपनी ससुराल पहुंच जाती है तो राधा की देवरानी जेठानी पूछने लगती हैं कि हे राधा तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तो राधा अपनी देवरानी जेठानी और सास ससुर को भाई के द्वारा भेंट की गई जूतियां दिखाती है और कहती है देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी की हीरे मोती की जड़ी हुई जूतियां दी। तब राधा उन जूतियों के लिए पहन करके अपनी देवरानी और जेठानी के लिए दिखाने लगती है और जैसे ही माया उन जूतियों के लिए पहन करके चलती है तो जूतियां कहने लगती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब,
धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब राधा इस बात के लिए सुनती है तो उसका सर जो था शर्म की वजह से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके राधा एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती हैं कि हे राधा, आखिर क्या हुआ, भला तुम अचानक से क्यों रोने लगी, तो राधा अपनी देवरानी और जेठानी के लिए सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई से आखिर मैंने कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई के लिए गिलास पानी भी नहीं दिया और देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा करके दी। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो अब जीना नहीं चाहती। तभी राधा की जेठानी और देवरानी समझाने लगती है कि हे राधा, जो भी कुछ हुआ उसे तू भूल जा, जाने दे। अब आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी 8 बातें तुम सदैव भी याद रखना। और इस तरीका से राधा की जेठानी राधा के लिए 8 बातें बताने लगती है। राधा की जेठानी पहली बात बताते हुए कहती है कि हे राधा, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों के लिए बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन अर्थात गरीब हो जाता है। और मेरी दूसरी बात है, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में भी देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती हैं। और तीसरी बात है, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त के बाद में अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं या फिर चौका करती हैं, ऐसे परिवार वाले लोग भी बहुत ही जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात यह है, जिस घर परिवार के लोग पैसों की कदर नहीं करते, बेफजूल के कार्यों में पैसे के लिए बर्बाद करते हैं, ऐसे घरों में भी लक्ष्मी जो है हमेशा के लिए रूठ जाती है और छोड़ करके उस घर के लिए दूर चली जाती है। पांचवी बात इस प्रकार है, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरे के मान प्रतिष्ठा के लिए ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों के लिए परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों में भी माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी विदा ले लेती हैं और हमेशा के लिए चली जाती है। छठी बात यह है, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, जो नियमित नहीं रहते हैं अर्थात अपने कार्य के लिए कल पर टालते रहते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। सातवीं बात यह है, राधा की जेठानी कहती है कि राधा, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते हैं या फिर अपने से बड़ों से कटवचन कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। और आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने मेहमान का आदर भाव सेवा सत्कार नहीं करते हैं या फिर अपने दरवाजे से किसी भिखारी के लिए खाली हाथ लौटा देते हैं, तो ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए नाराज होकर के बहुत दूर चली जाती है। इस प्रकार से राधा की जेठानी ने राधा के लिए ये 8 बातें बताई और अपनी देवरानी से कहती है कि हे राधा बहन, मेरी इन 8 बातों के लिए तुम गांठ में बांध लेना, हमेशा अपने हृदय से प्रसन्न रहोगी, खुश रहो। और उधर नीलकंठ भी कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार मोहित की बहन राधा उन जूतियों की बातों के लिए सुनकर और अपनी जेठानी की बातें ये सुनकर के एकदम से बदल जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी किसी के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। ये ईश्वर ना जाने कब किसके लिए गरीब बना दे और कब किसके लिए अमीर बना दे, इस बात के लिए कोई नहीं जानता। उसकी समझ में यह भी आ जाता है कि पैसे के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ की पत्नी अपने पति नीलकंठ से ये पूरी कहानी और 8 बातें जानने के बाद में बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और फिर शांत भाव से आराम से सो जाती है। तो दर्शक भाइयों, आज की कहानी आपके लिए कैसी लगी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपके लिए जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये 8 ज्ञान की बातें मिल पाएं और वो भी अपने जीवन में गलत रास्ते पर न चल पाएं, ऐसी गलती न कर पाएं, ताकि उन्हें भी अपनी जिंदगी में गरीबी को देखना पड़े। इसलिए इन 8 बातों के लिए प्रत्येक मनुष्य को जानना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबके लिए ये बातें मान्य रखती हैं और जानने योग्य भी हैं। इसलिए दर्शक भाइयों, ये बातों को जरूर जानना, इस कहानी के माध्यम से ये 8 बातें जरूर सुनना और अपने जीवन में अवश्य उतारना।
आपकी जिंदगी बड़े चैन से गुजरेगी। आप अपने जीवन में अंदर आत्मा से प्रसन्न रहोगे और हमेशा अमीर बन के जियोगे। यही कहानी सिखाती है। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार, जय माता लक्ष्मी।